2026 की जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि आपका रिज्यूमे, आपका पोर्टफोलियो हर जगह इग्नोर हो रहा है, किसी भी दरवाजे पे उसको कुछ खास भाव मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला कि आप किसी जानकार को फ़ोन लगाएं, उसको बोलें कि यार प्लेसमेंट लगवा दे, और दूसरा जो हाई पेइंग, हाईली रेलिवेंट प्रोजेक्ट आइडियाज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उन पे काम करना आप शुरू कर दें। एआई के ज़माने में आज के टाइम पे प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, और यही सबसे बड़ी दुविधा है, क्योंकि आपका रिक्रूटर वही सेम आइडियाज़ को, घिसे पीटे आइडियाज़ को बार बार देख के बहुत परेशान हो चुका है। उसे कुछ ऐसा चाहिए जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, थोड़ा आजकल की ट्रेंडी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके बनाया गया हो, और जिसे सुनने में उसको और मज़ा आए। तो आपको भी ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज़ पे काम करना है जो कि एआई के द्वारा उतने ज़्यादा ईजिली डूएबल ना हो, और आपको वो भीड़ से अलग स्टैंड आउट करने में काफ़ी हेल्प करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं हमारे प्रोजेक्ट 1 के साथ। पर उससे पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लव बब्बर। यस, असली मेरा नाम लव बब्बर है, मैं कोई लव गुरु नहीं हूँ। मेरा कंटेंट अराउंड प्लेसमेंट रहता है, अराउंड इंटर्नशिप रहता है। आपको आपकी ड्रीम प्लेसमेंट लेने में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, कहाँ से पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, उसके अराउंड मेरा कंटेंट रहता है। मेरा अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म भी है जिसका नाम है कोड हेल्प 1, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को टेक्निकली ब्रिलियंट बनाने में और ज़्यादा सहायता करते हैं। तो अगर आपको ये सारा कंटेंट चाहिए और आप वो ड्रीम प्लेसमेंट चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद भी ऑलरेडी काम कर चुका हूँ अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ में एज अ SDE, तो मैं आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ, आपके बहुत ही काम का बंदा हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे कंटेंट आते रहते हैं प्लेसमेंट और इंटर्नशिप से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट नंबर 1 के साथ। तो प्रोजेक्ट नंबर 1 इज़ AI कोड रिव्यू सिस्टम। जानना चाहते हो कि ये क्या है, क्यों इसको हमें सीरियस लेना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए? तो समझते हैं। आपने एक कोड दिया जो कि सिस्टम ने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करते हुए आपको उस पर एक फीडबैक प्रोवाइड कर दिया। आप एक कोड देते हो या फिर कोई डिफ प्रोवाइड करते हो, सिस्टम आपको बताता है कि कहाँ पर बग्स होने के चांसेस हैं, कहाँ पर आपका डिज़ाइन वीक है, कहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज़ हो सकते हैं, कैसे अपने कोड को आप और क्लीन कर सकते हैं। थोड़ा आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो एक LLM है जो कि आपको कोड चेंजेस के साथ साथ एक क्लियर रिव्यू चेकलिस्ट प्रोवाइड कर रहा है, और उसका आउटपुट स्ट्रक्चर्ड फीडबैक में बदल रहा है। अगर आप चाहो तो गिटहब की PR के साथ भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, जहाँ पे हर नए कोड चेंज या हर नई PR पर आपको एक ऑटोमेटिक रिव्यू मिल जाएगा। इससे कहीं ना कहीं ये भी आइडिया लगता है कि आप सिर्फ वो व्यक्ति नहीं हो जो सिर्फ कोड लिखता ही है, आपके पास वो कोड को देखकर जजमेंट वाली स्किल भी अवेलेबल है। आप जानते हो कि कौन सा कोड सिर्फ चलने का काम करता है और कौन सा कोड अच्छे कोड की कैटेगरी में आता है। एंड यही वो जजमेंट वाली स्किल है जो हर किसी फ्रेशर में मिलती ही नहीं है। एंड यही आपको बाकी लोग जो सिर्फ AI के पेज छुप के डेवलपमेंट कर रहे हैं उनसे या फिर भीड़ से काफ़ी अलग बनाती है। इसको रियल लाइफ में बनाने के लिए आपको LLMs, API, प्रॉम्प्ट डिज़ाइन, गिटहब एक्शंस, इनकी काफ़ी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल लल्लू हैं और आपने ये बना दिया और आप सोच रहे हो कि आप एक बहुत अच्छा सिस्टम बना पाए होगे, क्योंकि यहाँ पर जो फीडबैक वो प्रोवाइड कर रहा है, आपके पास भी उस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए कि आप कंफर्म कर पाएँ कि जो रिव्यू दिया गया है क्या वो असलियत में एक ढंग का रिव्यू है भी या नहीं। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, आपके अपने खुद के टेक स्टैक के ऊपर काफ़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप इसके रिव्यू को अच्छे से वेरीफाई कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको खुद को ही नहीं पता कि क्या चीज़ अच्छी कैटेगरी में आती है, क्या गुड कोड है, क्या बैड कोड है, क्या गुड प्रैक्टिसेस हैं, क्या बैड प्रैक्टिसेस हैं, कहाँ पर चीज़ें फंसती हैं, अगर यही नहीं पता होगा तो आप AI के माध्यम से जो दिया गया रिव्यू है उसको जज ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपने आप को खुद से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आपने खुद से मल्टीपल सिस्टम्स पर काम किया हुआ हो, उसके बाद ही आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के आउटपुट को जज कर पाएंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर इस वीडियो पे 5000 से ज़्यादा लाइक्स हम क्रॉस करते हैं तो मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा जहाँ पर इस प्रोजेक्ट की स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो शायद अगर आपके पास नहीं होती तो शायद आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता। पर वो गाइड अगर मैंने स्टेप बाय स्टेप शेयर कर दी आपके साथ तो आपका वो टाइम नियरली हाफ 1/3 हो ही जाएगा, जिससे एट द एंड आपका ही फायदा होगा। तो लाइक करना मत भूलना मेरे दोस्त। सो नाउ वी कैन मूव टू प्रोजेक्ट नंबर 2, दैट इज प्राइस इंटेलिजेंस ट्रैकर। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम वो टूल्स बनाएंगे जो डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के प्राइजेस को कैप्चर करेगा, स्टोर करेगा, एंड जैसे ही प्राइजेस गिरेंगे वैसे हमें अलर्ट भी कर देगा कि भाई ये बहुत सस्ता प्राइस मिल रहा है, जाके बाय कर लो। मल्टीपल ई-कॉमर्स कंपनीज के अंदर ऐसी डेडिकेटेड टीम्स भी होती हैं, डेडिकेटेड प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जहाँ पर वो इसी यूज़ केस के ऊपर काम भी कर रहे होते हैं। इन केस आप भी इंटरेस्टेड हैं ऐसा कुछ क्रिएट करने में, तो आप भी अपना खुद का एक स्क्रैपर बना सकते हैं, पूरा सिस्टम बना सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर यूज़ केस। एक सिंपल प्रोटोटाइप की बात करें तो टेक स्टैक काफ़ी सिंपल रहने वाला है। आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं, रिक्वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, ब्यूटीफुल सूप का यूज़ कर सकते हैं, एस्कुलेट का यूज़ कर सकते हैं। इन सभी को मिलाकर एक सिंपल सा प्रोटोटाइप आप रेडी कर सकते हैं, जो कि धीरे धीरे विद टाइम आप और कॉम्प्लेक्स फीचर्स ऐड कर सकते हैं।
अभी आप AI का यूज़ करो, उसके माध्यम से आप 5-6 इटरेशन भी लगाओगे तो आपको एक चलता हुआ स्क्रैपर मिल जाएगा। पर इशू उसमें सिर्फ इतना होगा कि लेट्स से आपने उसको बोला कि मुझे 1000 प्रोडक्ट्स का डेटा ला के दे, तो शायद वो किसी वेबसाइट पे 20, 30, 40 प्रोडक्ट्स का डेटा आपको ला के दे दे, बट उसके बाद आपको 403 फॉरबिडन इस प्रकार के एरर बार बार प्रोवाइड करेगा। क्योंकि ये सारी वेबसाइट भी काफ़ी स्मार्ट है, इनको पता है कि एक ही सिंगल IP से बार बार इतने कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर रिक्वेस्ट आ रही है, पक्का कोई ना कोई बॉट है, तो आपकी IP हो जाती है ब्लॉक। और ये वही मूवमेंट है जहाँ पर ज़्यादातर लोग निकल जाते हैं, सोचते हैं कि छोड़ क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते इस केस के अंदर। बट इसका भी एक फिक्स है, दैट इज़ रेजिडेंशियल प्रॉक्सी, जहाँ पे आपकी जो सिस्टम की रिक्वेस्ट है वो रेजिडेंशियल प्रॉक्सी के द्वारा राउट होती है। और देर आर केसेस जिसके द्वारा आप इन IPs को बार बार चेंज कर सकते हो और ब्लॉक होने से बच सकते हो। एंड इसी चीज़ को अचीव करने के लिए हमारे पास एक टूल है, दैट इज़ डेटा इम्पल्स। इधर आप 195 कंट्रीज एंड यू कैन यूज ओवर 90 मिलियन रेजिडेंशियल IPs, और सबसे बढ़िया प्राइस भी $1 पर GB है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल है। आप जब यूज़ करना चाहो तब आप पे कर सकते हो, कोई भी कमिटमेंट नहीं है, कोई भी ट्रैफिक एक्सपायरी नहीं है। बस आपको जाना है app.dataimpulse.com पे, एक बार दिखा देता हूँ ताकि कभी करना हो तो आराम से कर पाओ। यहाँ पर जाकर सबसे पहले लॉगिन कर लो, मैंने गूगल के द्वारा लॉगिन कर लिया फटाफट। यहाँ पे ऐड किया न्यू प्लान पे लेफ्ट साइड में साइड बार पे रेजिडेंशियल पे आपको क्लिक करना है। $5 का प्लान मैंने ऐड कर लिया है और इससे मुझे 5 GB मिल जाएंगी। कंट्री मैंने इंडिया सेट कर दी और इस कॉन्फ़िगरेशन को मैंने फटाफट से सेव कर लिया। नीचे आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहो तो रोटेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो स्टिकी भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपके यूज़ केस में या जो आप डिमांड करते हो अकॉर्डिंगली चूज़ करके आप प्रोसीड कर सकते हो। सेटअप काफ़ी सिंपल है, 3 स्टेप्स में आप चीज़ें कर पाओगे। आप एक प्लान बनाओ जो हम चूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, 5 GB का प्लान हमने ले लिया है। आप कंट्री सेट करो, हमने इंडिया को सेट करके सेव ऑलरेडी कर लिया है। और इसके बाद आपको 4 इंपॉर्टेंट डेटा मिलेंगे, आपका होस्ट, पोर्ट, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इन चारों डेटा को लेकर हम अपनी स्क्रैपर की कॉन्फ़िगरेशन में या फिर ENV फाइल में रख सकते हैं और यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो जहाँ पर पहले स्क्रैपर चलाने पे 30-40 रिक्वेस्ट के बाद 403 वाला एरर आ रहा था, इस बार अगर हम रेजिडेंशियल IP के थ्रू सेम काम करने की कोशिश करेंगे तो इस बार हमारी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होने वाली है। सो नाउ वी आर ट्राइंग दिस स्क्रिप्ट, जहाँ पर हमने डेटा इम्पल्स की रेजिडेंशियल प्रॉक्सी के क्रेडेंशियल्स ऐड कर दिए हैं और इस स्क्रिप्ट के माध्यम से हम ट्राई करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर पेज, आर वी एबल टू लोड दैट पर्टिकुलर पेज, आर वी एबल टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पेज और नॉट। सो लेट्स रन दिस स्क्रिप्ट। ओके, सो रनिंग इट इन द टर्मिनल एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। क्रोम ओपन होना चाहिए, वेरी गुड, ठीक है। कौन सी IP यूज़ हो रही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनी प्रोग्रेस यूजिंग दिस IP, ठीक है। पेज ओपन हुआ, क्या हम प्रोडक्ट का डेटा ले पाए, येस और नो, वेरी गुड। तो ये सारे प्रोडक्ट्स का डेटा हम इस बार सक्सेसफुली लेके आ पाए यूजिंग डेटा इम्पल्स रेजिडेंशियल प्रॉक्सी। एंड यही वो डिफरेंस था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। जैसे पहले हमारी IP ब्लॉक हो गई थी सेम काम करते हुए, बट फॉर दिस टाइम हम रेजिडेंशियल प्रॉक्सी के थ्रू जा रहे हैं, तो इस बार हम सारे के सारे प्रोडक्ट्स का डेटा ऑन दैट पर्टिकुलर पेज लेके आ पाए, विच इज़ गुड, एंड यही हम चाहते भी थे। अब अगर यहाँ पर हम चाहें तो AI लेयर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे स्क्रैपर रोज़ चलता है, रोज़ डेटा उठा कर लाता है, तो LLM उस डेटा को पकड़ता है और आपको प्लेन लैंग्वेज में बताता है कि आप इसके ऊपर क्या एक्शन आइटम ले सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट है जो कि अपने यूजुअल प्राइस से 15-20% डाउन चला गया है, तो ये आपको फटाफट से बता देगा कि यार कॉम्पिटिटर ने इतना प्राइस डाउन कर दिया है, पूरी कैटेगरी सस्ती कर दी है, आप ये पर्टिकुलर एक्शंस जो हैं वो ले सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो ये पूरी समरी आपकी ईमेल या फिर टेलीग्राम पे भी आ सकती है। आपको खुद से जाके कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ रहा, आपको सुबह सुबह उठते ही रेडी इनसाइट्स मिल रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप अपने एक्शंस को ले रहे हो। तो इस बार आपने एक स्क्रैपर नहीं बनाया, आपने एक ऑटोनोमस सिस्टम पूरा का पूरा बना दिया है। एंड यहाँ पर आप सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं करते, आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो कि चीज़ों को समझता है, चीज़ों के बारे में सोचता है और आपको बताता है कि अच्छा ये चीज़ें कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको ये 2 चीज़ें सिखा भी रहा है, एक प्रोडक्शन लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेकेंड एजेंटिक थिंकिंग, जो कि 2026 में बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट आवर प्रोजेक्ट नंबर 3, दैट इज सेकेंड ब्रेन। तीसरा प्रोजेक्ट एक पर्सनल नॉलेज सिस्टम की तरह है, जिसको हम एज अ सेकेंड ब्रेन ट्रीट करेंगे। यहाँ पर हमने हमारी सारी की सारी लर्निंग्स प्रोवाइड कर दी, नोट्स, आर्टिकल्स, वीडियोस की ट्रांसक्रिप्ट्स, PDFs, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, जहाँ से हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, सब प्रोवाइड कर दिया।
अब हमें कोई भी सवाल है तो हमने इससे पूछा और उसने हमें सिंपल भाषा, हमारे ही तरीके से सिंपल भाषा का प्रयोग करते हुए हमें जवाब दे दिया। अब इसे क्रिएट करने से पहले कुछ चीज़ों का ज्ञान हमें पहले से होना चाहिए। सबसे पहले रैग, दैट इज़ रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जो एक प्रकार से फाउंडेशन की तरह काम करता है, क्योंकि ये सिस्टम का काम करने का तरीका ही थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर LLM जो है अपनी मेमोरी के हिसाब से जवाब नहीं देता, ये आपके डेटा में से रेलिवेंट हिस्सा निकालता है और उसी के हिसाब से जवाब बनाता है। इसलिए रैग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप यही पता नहीं लगा पाओगे कि जो आंसर आया ये बना कैसे। सेकेंड इज़ एम्बेडिंग्स और वेक्टर डेटाबेसेस, क्योंकि मशीन जो है वो सीधे सीधे आपके टेक्स्ट को समझती नहीं है। आप जो भी डेटा उन्हें प्रोवाइड करते हैं उन्हें पहले नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिन्हें हम एम्बेडिंग्स कहते हैं। उन नंबर्स को फिर वेक्टर डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। आप जब भी कोई सवाल करते हैं तो उस वेक्टर डेटाबेस के अंदर सबसे क्लोजली मिलता जुलता कंटेंट ढूंढा जाता है और फिर आपको आंसर किया जाता है। तो अगर आपको इन दो चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो आपको रिट्रीवल वाला हिस्सा कभी समझ ही नहीं आएगा। एंड थर्ड इज़ डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, क्योंकि आपका डेटा अलग अलग फॉर्मेट में आ रहा है, कभी टेक्स्ट में आ रहा है, कभी ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्मेट में आ रहा है, कभी PDF फॉर्मेट में आ रहा है। तो यहाँ पर आपके डेटा को साफ़ किया जाता है और फिर छोटे छोटे चंक्स में तोड़ा जाता है, जिसे हम चंकिंग भी कहते हैं। बहुत ज़रूरी स्टेप है। जितने अच्छे से चंकिंग होती है उतने ही सही तरीके से सही कॉन्टेक्स्ट के साथ आपका कंप्लीट आंसर आता है। अगर चंकिंग ढंग से नहीं होगी तो आपका आंसर भी अधूरा आएगा। एंड कहीं ना कहीं ये वाला आइडिया बहुत ज़्यादा सही भी है। अगर आपने रिक्रूटर को ये बताते हो कि आप इस पर काम कर रहे हो तो उसको पता लग जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति एक AI अप्लाइड सिस्टम क्रिएट कर रहा है, जहाँ पर डेटा, रिट्रीवल एंड रीजनिंग तीनों पर वो साथ में काम कर रहा है। एंड अलॉन्ग विद दैट रैग आज के टाइम पे इंडिया की सबसे ज़्यादा डिमांड वाली अप्लाइड AI स्किल में से एक है, क्योंकि हर कंपनी आज के टाइम पे अपने प्राइवेट डेटा को AI से कनेक्ट करना चाहती है। फोर्थ प्रोजेक्ट दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड, एक ऐसा टूल जहाँ पर आप रॉ बोरिंग डेटा को लाइव इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आप कोई भी डेटा सेट दो, चाहे वो सेल्स का हो, एक्सपेंसेस का हो, पब्लिक डेटा हो, उसको वो चार्ट्स, ट्रेंड्स और इनसाइट्स में कन्वर्ट कर रहा है, जिसको सामने वाला एक ही नज़र में देख के समझ जाए। अब ये प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा विजुअलाइजेशन टूल है जहाँ पर आपको दो चीज़ें और पता लग रही हैं, एक आपकी एनालिटिकल स्किल्स एंड एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल। रिक्रूटर को ऑलरेडी पता है कि आप टेक्निकली काफ़ी ब्रिलियंट हो, 2-3 राउंड क्लियर करके पहुंचे होगा ना यहाँ तक, बट वो ये भी देखना चाहता है कि आप खुद से चीज़ों को, डेटा को कैसे इंटरप्रेट करते हो एंड सामने वाले को वो कैसे प्रेजेंट करते हो कि उसको बहुत कम एफर्ट के अंदर वो चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाए। अब यहाँ पे इस पूरे प्रोजेक्ट का काम सिर्फ चार्ट्स बनाना नहीं है। इनके अगर आप सोचो कि सिर्फ चार्ट्स ही बनाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर कंपनी के पास बहुत सारा डेटा है, उसमें से कौन सा डेटा मीनिंगफुल है, किस डेटा से क्या क्या एक्शन आइटम निकाली जा सकती है, कैसे मैं उस डेटा के माध्यम से डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता हूँ, वो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे के सारे फीचर्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, तो ये काफ़ी हाईली रिकमेंडेड प्रोजेक्ट है। अब हर कंपनी के पास डेटा तो है, पर उस डेटा को डिसीजन में बदलने वाले लोग बहुत कम हैं। तो ये एक बहुत ही हाई डिमांड वाली स्किल है जो कि हर इंडस्ट्री में काम आती है। अब इसको बनाने के लिए जो भी टूल्स और स्किल्स चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पाइथन एंड पांडास। कोई भी रॉ डेटा सेट को सीधा हम डैशबोर्ड में फीड नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें उसे क्लीन करना होगा, मिसिंग वैल्यूज हैंडल करनी होगी, फॉर्मेट ठीक करना होगा, प्रोसेस करना होगा, एक पर्टिकुलर शेप में लेकर आना होगा। एंड ये सारा का सारा डेटा रैंगलिंग वाला काम आपका पांडा संभालता है, जो कि एंटायर फ्लो का सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। दूसरा आपका डैशबोर्डिंग टूल, जहाँ पे आप स्ट्रीमलीट यूज़ कर सकते हैं, प्लॉटली यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके इस क्लीन डेटा को इंटरैक्टिव चार्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है, जहाँ पर फिल्टर हो, जहाँ पर ब्रेकडाउन हो, ताकि देखने वाला इस डेटा के साथ खेल भी सके। एंड ये वही लेयर है जहाँ पर एक स्टैटिक रिपोर्ट को आपने एक लाइव टूल में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये था आपका प्रोजेक्ट नंबर 4। एंड अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट 5, जो कि आपका लास्ट प्रोजेक्ट होने वाला है, जो इन सब में सबसे टफ होगा। सो प्रोजेक्ट नंबर 5 इज सेल्फ इम्प्रूविंग सिस्टम। नाम से आइडिया लग रहा है कि क्या होने वाला है, बट स्टिल एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि खुद से इम्प्रूव हो, खुद से इवॉल्व हो। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो एक काम करता है, अपने आउटपुट को खुद से चेक करता है, कोई गलती अगर है तो खुद से सुधारता है बार बार, जब तक कोई सही आउटपुट ना आ जाए। तो इन शॉर्ट आपने यहाँ पर उस सिस्टम को एक काम करने को दिया, उस सिस्टम ने उस पर काम करना स्टार्ट किया, आउटपुट देने, सही आउटपुट लाने की वो कोशिश कर रहा है, और इस पूरे प्रोसेस के बीच में आपको बार बार प्रॉम्प्ट करके उसको परेशान करने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पर आपको 3 चीज़ों की नीड है और ये तीनों चीज़ें होनी ही चाहिए। सबसे पहले एक एजेंट जो कि एक्चुअल काम करता है, उसके बाद एक वेरीफायर जो कि चेक करता है कि जो काम हुआ है वो सही है या नहीं, एज़ पर क्वालिटी है या नहीं, क्या वो सक्सेस क्राइटेरिया को मीट करता है या नहीं करता। एंड द लास्ट वन स्टेट, जो कि ये ट्रैक करता है कि क्या क्या अब तक हो चुका है और क्या अभी बचा हुआ है, क्या क्या बाकी है।
ये तीनों एक लूप में चलते हैं, सिस्टम खुद रन होता है, खुद से वेरीफाई होता है और खुद से ही आगे बढ़ता है। और ये एंटायर लूप बेस्ड सिनेरियो कैसे काम करता है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं डिटेल में बना चुका हूँ। अगर आप चाहो तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर देंगे या फिर यहाँ पर कार्ड में उस वीडियो को डाल देंगे। वहाँ पे इन डिटेल इस बारे में हम बात कर भी चुके हैं। अब इसे बनाने के लिए कुछ चीज़ें पहले से ही आनी चाहिए। सबसे पहला एक वेरिफिकेशन लॉजिक। अगर आपके पास वेरिफिकेशन लॉजिक ही नहीं है तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि जो भी आउटपुट आया है कि वो सही भी है या नहीं, क्योंकि आपका सिस्टम या आपका लूप तो ये क्लेम कर सकता है कि हाँ मैंने ये काम कर दिया है, बट आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होना चाहिए जो ये चेक कर पाए कि ये सिर्फ एक क्लेम है या फिर ये असलियत में एक फैक्ट है। एंड ट्रस्ट मी, ये एंटायर आपके लूप का सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला पार्ट है। सेकेंड, स्टेट मैनेजमेंट। आपके लूप को ये पता होना चाहिए कि अब तक वो क्या कर चुका है, क्या कहाँ पर फेल हो चुका है और अब आगे वो क्या करने वाला है। इसके लिए आप कोई सिंपल फाइल का यूज़ कर सकते हैं, कोई डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये एक प्रकार से आपके लूप की याददाश्त है, जिसके द्वारा लूप ये मेक श्योर करता है कि उसको बार बार जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। एंड द लास्ट वन, एजेंट रनर, जो कोई भी एलएलएम हो सकता है जो आपके एक्चुअल काम को बार बार चलाता है। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से एक प्रकार से आप अपने रिक्रूटर को अपनी फ्रंटियर थिंकिंग का शो ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, एआई को बस एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, उसका आउटपुट ले रहे हैं, वही रिज्यूमे के अंदर शो करते चले जा रहे हैं। बट आप एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो जो कि खुद से चल रहा है, खुद से अपने आप को सुधार रहा है और आप एक ऐसी एजेंटिक डायरेक्शन के अंदर डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इस टाइम फिगरिंग आउट फेज में है। तो आई थिंक ये बहुत सही डायरेक्शन होगी, ये बहुत सही स्टेप होगा, ये बहुत सही प्रोजेक्ट आइडिया भी होगा और ये आपके सिलेक्शन के चांसेस, शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी कर सकता है और आपको भीड़ से काफ़ी अलग दिखा भी सकता है। तो ये थे वो 5 प्रोजेक्ट्स जो 2026 में आपको बाकी सारे भीड़ से अलग दिखाएंगे और इन्हें एआई से बहुत आसानी से रेप्लिकेट भी नहीं किया जा सकता, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ तो नहीं किया जा सकता। एंड एडवाइस सिंपल सा रहेगा, इनमें से कोई भी एक उठाओ, उसमें अच्छे से मेहनत करो, बहुत डीप जाके चीज़ों को समझ के, कॉपी पेस्ट कम करके, अगर कर भी रही हो तो डिटेल में समझो कि करा क्या है, किस चीज़ से क्या हो रहा है, डीबगिंग में पार्ट लो और प्रोजेक्ट को डिटेल में समझो, ताकि कल को जब इंटरव्यू में बैठो सामने वाला व्यक्ति आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे तो आपके पास जवाब हो देने के लिए आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो और इसी से आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ऐसे ब्रेकडाउन अच्छे लगते हैं या कोई और टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा आप सभी के कमेंट सेक्शन के अंदर, और लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि मुझे काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस क्रिएट करने में। और लव यू ऑल गाइस, बाय, गुड नाइट। मिलेंगे आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में। अगर कोई और वीडियो भी चाहिए जहाँ पे कुछ और प्रोजेक्ट आइडियाज़ भी और चाहिए तो वो भी बता सकते हो, हम एक और इसका पार्ट 2 लेकर भी आ जाएंगे। चलो बाय।